आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ प्रिपरेशन बोर्ड 25 के सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, ये क्लास 12 आईएससी और सीबीएसई नोट्स तो भाई दोनों लोग पढ़ सकते हैं ना। नोट्स में क्या दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूला ही डायरेक्ट बेस्ड रहेगा, क्योंकि ये फिजिकल है। देखो, ऐसे ही हम लोग फिजिकल भी जाएंगे, ऐसे ही हम लोग ऑर्गेनिक भी जाएंगे, ऐसे ही हम लोग इनऑर्गेनिक भी जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा पेपर है अब 23 और 27। 23 को है आईएससी का और 27 को है हमारा सीबीएसई। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी नए चैनल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोग किसी भी नए चैनल पे पहली बार अगर उसकी वीडियो देख रहे हो, तो पहले एक काम कर लो, उसकी वीडियो खाली एक वीडियो से जज कर लो। अगर आप लोग को सही लगता है तो मैं आप लोग को खुद कह रहा हूँ, अगर आप लोग को सही लगता है देन आप आगे की वीडियो में फॉरवर्ड यानी आगे की वीडियो में बढ़ना यार, क्योंकि भाई बोल्ड आ रहे हैं, आप लोग का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी पर्पज से ही मैंने ये पूरा का पूरा क्लास 12 का बनाया हुआ है बोर्ड प्रिपरेशन। अगर आप लोग को सही लगता है तो ही आप लोग आगे बढ़ना, वरना आप लोग स्टॉप करके कोई दूसरी वीडियो में या फिर अपने खुद से सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं जहाँ पे कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक बच्चा आया था रोते रोते, वो कह रहा था कि सर मुझे केमिस्ट्री में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे जो है हेल्पफुल हो जाए। तो मैंने सोचा यार, जैसे अगर वो बच्चा है तो इसका मतलब और भी सारे बच्चे होंगे जो बहुत परेशानी में होंगे, तो इसीलिए मैंने ये पूरा पूरा बनाया है। अब आप लोग का काम इतना है कि इसको एक बार अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, देन आगे अपना डिसीजन लेना। एग्जैक्टली है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाक से। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक हम लोग पूरा सेपरेट करेंगे कि मतलब जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लगता है अपने करियर में, मुझे आज तक मिला है बोर्ड को लेके, स्ट्रेचनिंग को लेके, प्री बोर्ड के पेपर्स को लेके, मैंने वो सब पूरा एक जगह बनाया हुआ है और मैंने उन क्वेश्चंस को लेके मैंने प्रॉपर सॉल्व कराया। अगर आप लोग को दिखता है कि आप लोग को देखनी चाहिए तो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि ऑर्गेनिक तो आप लोगों में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12 एंड बीएससी केम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन बोर्ड 2025 सॉल्यूशन है, नोट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन का मतलब क्विक रिवीजन होगा, मतलब बहुत तेज रिवीजन होगा। इसमें चैप्टर के हम लोग ब्रीफ में नहीं जाएंगे, मैं वही कराऊंगा जिससे आप लोग के 70 में से, बहुत ज्यादा मैं फेंकूंगा भी नहीं, 70 में से आप लोग के 50 आ ही जाएंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर इस चैप्टर को देख रहा है। ठीक है, मैं इतना तो अपनी तरफ से मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब राउट फ्लो की बात करते हैं। अगर यहाँ पे टू वोलेटाइल लिक्विड की बात करें, टू वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल जिसकी वेपर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी टोटल यानी प्रेशर। पी टोटल का मतलब होता है बच्चों, जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन में मेरे पास ए और बी लिक्विड पड़ा हुआ है। ए और बी लिक्विड पड़ा हुआ है, अगर ये कंटेनर ऊपर से बंद है और ये सॉल्यूशन अगर वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल है तो उसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे तो किसके बनेंगे, ए और बी के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में कौन है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं और बीबी के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो टोटल है ए और बी है उसी को हम लोग टोटल बोल रहे हैं। ये पीए हो गया और ये पीबी हो गया, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये पीए क्या है हमारे पास, ये जो पीए है ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है। मतलब कहने का मेरे पास पहले एक मस्त अकेला ए पड़ा हुआ था, फिर एक मस्त हमारे पास एक बीबी पड़ा हुआ था, फिर मैंने दोनों को जब मिक्स किया तो मेरे पास क्या बन गया, ए और बी बन गया, जिसके उसी के वेपर्स बन रहे हैं, ए और बी के वेपर्स बन रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगर हम लोग पी नॉट ए लेके चलेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ वेपर प्रेशर के टर्म में बात होगी, इस बात को ध्यान रखना। और पी नॉट भी वेपर प्रेशर ऑफ उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक्स बी क्या है, ये एक्स है हमारे पास, जिसको हम लोग इस तरह लिखते नहीं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और चलो देख लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान हो गया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल फ्रैक्शन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि अगर हम लोग एक्स ए फाइंड करनी है तो जरूरी नहीं हम इसी तरह एक्स बी भी फाइंड करें, यहाँ पे हमने खाली उसको 1 से माइनस कर दिया, एक्स बी हमारे पास आ जाएगा। अब इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और आगे ध्यान देते हैं। ये तो बात थी कि अगर हमारे पास दोनों सॉल्यूशन जो है वॉलेटाइल है, मतलब दोनों ही वेपर बना सके। अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मैंने एक ये क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया सिर्फ ए का है, ठीक है, जो कि क्या है वॉलेटाइल है, ये देखिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूट हमेशा केमिस्ट्री में क्या होगा, नॉन, मतलब वो क्या होगा, सॉल्यूट बी होगा। हमेशा बी कौन होगा, एज अ सॉल्यूट हमेशा बी कौन लेंगे, हमेशा एज अ सॉल्यूट लेंगे, और वो क्या होगा, हमेशा एज अ नॉन वॉलेटाइल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा एज अ नॉन वॉलेटाइल रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि अगर सॉल्यूट हमारे पास बी है और वो नॉन वॉलेटाइल है,
इसका मतलब वो ए के वेपर्स बनाने में रोकेगा, मतलब कहने का है मेरे पास इस तरह ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ए के, ठीक है, जो कि क्या है वोलेटाइल। अब मैंने उसमें कुछ ऐसी चीजें ला के डाल दी ऊपर जो कि नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर्स में देखो ए के भी वेपर्स बनाने में वो रोकेगा ना, तो उसी के लिए ये जो फॉर्मूला बना है वो बना है। अब एक बार बताओ पीए क्या है हमारे पास, पीए हमारा कुछ नहीं है, पी नॉट ए एग्जिट, ठीक है, हम लोग उसी को बोल रहे हैं। अच्छा अब प्लस, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था पी नॉट बी, एच बी भी लिखना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एच ही बचा हुआ। तो हमारे पास ये राउट लॉ किसका हो गया, अगर इन केस टू सॉल्यूशन है जिसमें से एक नॉन वोलेटाइल है, इतनी बात है। अब आपको क्या लगता है इससे वो क्वेश्चन देगा, नहीं, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब यहाँ पे वॉन थॉट फैक्टर आई जुड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा वॉन थॉट फैक्टर, चलो जल्दी से आगे देखते हैं। अब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, उसमें हमारे पास चार आती है, कौन सी आती है, चार आती है। आरएलबीपी आती है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है, फिर डीएफपी आएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगी, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को यहाँ पे लोवरिंग करेगा, कैसे करेगा ध्यान देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा, भाई जाहिर सी बात है उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मदद से होगा, ठीक है। अब इसका जो देखो पूरी डेरिवेशन ली जाएंगे क्योंकि आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, पास होना है, अच्छे नंबर लाने, तो ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला कैसे होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब यहाँ से क्या होता है, बहुत बुकों में ये नहीं दिया होता है, ए नहीं दिया होता, ए नहीं दिया होता, ए नहीं दिया होता, वो क्या करते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एच बी। एच बी हमारा वही मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ऊपर किसके रखेंगे, अगर बी है तो नंबर ऑफ मोल्स बी रखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे, इस तरह बस। अब इस तरह पूरा फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं आरएलबीपी। ध्यान रखना आरएलबीपी हमेशा इस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए के टर्म में ही रहेगा, सिर्फ इसको आरएलबीपी नहीं बोलेंगे, इसके साथ आरएलबीपी बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। अच्छा एक टर्म है जो एमसीक्यूज में बहुत आता है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर, जो आगे देखते हैं जल्दी से। अब मैं कह रहा हूं अभी इससे न्यूमेरिकल आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करेगा, इनटू में आई कर देगा, आई यानी बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। चलो आगे देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, एम यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में अब आप लोग को सिर्फ क्या इस फॉर्मूले से कर देंगे, नहीं, वो तो आई तो लगाएगा ठीक है, लेकिन वो डेल्टा टीबी में भी बहुत बताता है। डेल्टा मतलब चेंज, जैसे मान लेते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल अभी मैं गया और फिर मैं वापस घर गया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस था टाइम का वो हमारे पास चेंज आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट तो अभी हम लोग प्योर का देख रहे थे ना, जिसमें नॉट लगा हुआ था पीए नॉट प्योर का, तो इसका मतलब टीबी किसका होगा, अनप्योर का होगा, इसका मतलब वो किसमें आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीबी नॉट। में इसको एक ट्रिक है जिससे ध्यान रखता हूँ कि टीएफ नॉट पहले आता है, टीबी नॉट बाद में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी सभी को अगर नहीं पता है तो जान लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। अब सॉल्यूट हमारे पास बी चलता है पूरे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे बी है, सॉल्वेंट हमारे पास ए रहेगा तो ए है, और सॉल्वेंट का मास रहेगा इसीलिए केजी में। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम दिया होगा क्वेश्चन में आपको, तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतनी बात क्लियर, आओगे ध्यान देते। देखो ऐसा होता नहीं है, पेपर बहुत टफ नहीं रहता है, अगर 1% चला गया तो हमारे पास उस केबी को फाइंड करने दे देगा। केबी फाइंड करने का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, इसको तो याद ही करना पड़ जाएगा, वरना कोई और चारा नहीं है। बहुत सी जगह यहाँ पे डेल्टा वेपोराइजेशन एच अपॉन एम को ही हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसी का फॉर्मूला है। अब बहुत जगह लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डायरेक्ट देता है, अब बच्चों को निकालने नहीं आता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा वेपोराइजेशन एच, अब ऊपर क्या हो जाएगा एम। अभी एम समझ आ रहा है ना, सॉल्वेंट मास,
चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अरे यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी तो बहुत इजी है यार, इसमें भी बिल्कुल टफ नहीं। जैसे डेल्टा एफ था, सॉरी डेल्टा टी भी था, वैसे ही डेल्टा एफ है। अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो गया। अब डेल्टा टी एफ को हम लोग कैसे निकालते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसीलिए मैं कह था टी एफ नॉट माइनस टी बी नॉट, पहले ध्यान रखोगे ना तो ध्यान रहेगा। अब ये क्या है, मोलैलिटी, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, तो भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब एक बताओ, हमारे पास कोई एक ऐसा लिक्विड है जो कि उसके वेपर प्रेशर नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही कम बना है, तो मुझको तुम नीचे से बॉइलिंग पॉइंट उसकी हीट दोगे ना, फटाक से जितनी तेज हीट दोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनने के चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज है तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होना ही होना है। चलो इतनी बात ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया। अब इनकेस अगर केएफ नहीं प्रेजेंट है तो आर टी बी नॉट स्क्वायर था, आर टी एफ नॉट स्क्वायर हो गया 1000 है। वहां पे डेल्टा इज वेपराइजेशन था, वेपर्स बनते हैं, यहाँ पे डेल्टा इज फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, और बस वही चीज है, यहाँ पे फ्यूजन आ गया, वहां पे वेपराइजेशन, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। आगे देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ दिमाग खोल के मेरी बात सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है, मतलब मान लो एक तरफ से कैसे, मान लो मेरे पास ऐसे लिक्विड है, हम ऊपर से एक प्रेशर दे रहे हैं जिसमें से ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करनी है। टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस अभी ये सब छोड़ दो, तुम्हारे उसमें काम कर रही है। अब इसका फॉर्मूला होता है 5 इक्वल टू CRT, C यानी कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे आर नहीं पहचान पाते और हम बताते हैं। आर होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की 3 वैल्यू होती है, 8.314, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8.314, 0.0821, और हमारे पास 1.98 बहुत जगह होता है, 1.99 होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 2 कैलोरी हम लोग बोलते हैं। अब इसकी यूनिट कैसे पहचानी जाएगी, ध्यान देना, जो 8.314 है ये हमेशा हमेशा ही क्या कहते हैं किसमें चलेगी, किलो और जूल में चलेगी, और ये जो है हमारे पास कैसे चलेगी, ये हमारी चलेगी एटीएम यानी प्रेशर, और लीटर यानी वॉल्यूम के टर्म। अब एक बार बताओ, यहाँ पे लीटर आ रहा है और ये पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम, तो यानी यहाँ पे कौन सी आर की वैल्यू आएगी, 0.0821, और मोल पर केल्विन तो सभी में चलेगा, मोल पर केल्विन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर केल्विन, क्योंकि कैलोरी मोल ऊपर आ जाएगा, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलोरी ऊपर मोल केल्विन आएगा ना, मोल केल्विन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीएम और एटीएम। इतनी बात क्लियर, ठीक है, यूनिट्स पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो और ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास आइसोटोनिक, देखो आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर हाइपर बहुत ज्यादा हाइपर तो एक अबव हो जाएगा, और हाइपो एक लोअर हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे π1 और π2 बराबर है, यहाँ पे मान लेते हैं π1 ज्यादा है π2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, π2 ज्यादा हो जाएगा π1, और कुछ नहीं। देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, अब ये जो है ना वे पैसिव में बहुत काम आता है, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन may lead to the death of the blood cells due to the loss of water, ठीक है, हाइपरटोनिक यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा सॉल्यूट उसका बढ़ता जाता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड कॉजेस रप्चर, यानी फटने का भी डर है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा मैंने सॉल्यूशन में तो डाला है भाई साहब NaCl का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन वो अंदर जो ब्रेक हो रहा है, अंदर मुझे उसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, 1 यहाँ पे मतलब 1 और 1 मिला के कितने हो रहे हैं, 2 मोल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब यानी मास में चेंज आ रहा है, मास में चेंज आ रहा है, तो उसी को वो लोग बोल रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या उसी का दूसरा नेम है वॉन हाफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब इसके 2 फॉर्मूले, या तो नॉर्मल ऊपर ऑब्जर्व नीचे, या तो ऑब्जर्व ऊपर नॉर्मल नीचे। अगर नॉर्मल ऊपर है तो NMM यानी नॉर्मल मोलर मास ऊपर होगा,
यानी अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लेंगे तो एनसीपी वो नीचे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखिए। अब बात देखो, इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैं समझाता भी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी यार। क्योंकि वो बच्चा जो रो के आया था, मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा था, तो मेरे से बहुत सारे बच्चे, तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा फोकस होके ही पढ़ना। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, चाहो तो वीडियो को एक दो बार और देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिजिकल पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। जितनी भी थ्योरी आप लोग को अलग से हो सकती है, मैं वो आप लोग को एमसीक्यूज में भी जरूर कराऊंगा, और उससे तो मैं न्यूमेरिकल्स भी करा ही रहा हूँ। तो यानी आप लोग का चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशानी हो, बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, हम हैं सर। अब देखो, फॉर सॉल्यूट शोइंग नाइदर डिफरेंशिएशन नॉट एसोसिएशन, मतलब ना डिफरेंशिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट। डिफरेंशिएट तो हम समझ गए थे सर, Na होगा, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस में छूट जाएगा। एसोसिएट कौन होता है? अब एसोसिएट के दो भाई एग्जाम्पल हैं बहुत बेहतरीन, और ये हमेशा ही आते हैं। वो है एग्जाम्पल हमारे पास, या तो बेंजोइक एसिड, पहला क्या है बेंजोइक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, दो नहीं तीन ले लेते हैं, और तीसरा है हमारे पास बेंजीन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल इतने ज्यादा फेमस है, मतलब इतनी बात समझ लो कि हर बार अगर एसोसिएशन की बात आएगी तो बस यही आएगा। और इनके लिए बस हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, क्या है, पर दो फॉर्मूले। देखो, जब एसोसिएशन की बात आएगी तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात किया जाएगा, मतलब डिसोसिएशन। और जब भी एसोसिएशन आएगा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बात किया जाएगा। जब भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे तो हम लोग डिनोट करेंगे उसको अल्फा से, ठीक। आई क्या है हमारे पास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास न्यूट्रॉन फॉर फैक्टर, जो कि आप लोग को चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी होंगी, चारों के साथ इनटू में आई लग जाएगा। कैसे, और ध्यान देते हैं यहाँ पे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये, तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एसोसिएशन और डेसोसिएशन पता कैसे चलेगा? वो आप लोग को मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? और दूसरी बात, आप लोग खुद से भी देख के पता पहचान लो, क्योंकि हमेशा जब भी मॉन्ट ऑफ फैक्टर के यूज देंगे तो वो हमेशा आप लोग को एसोसिएशन या डेसोसिएशन वर्ड लिखा होगा, नहीं तो आप लोग बेंजीन, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड से पहचानना सीखोगे। यहाँ पे क्या है, अरे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू सी एफ इंटू एम। यहाँ पे क्या है, ये दूसरा फॉर्मूला गया, तीसरे में आ गया आई इंटू के बी, यहाँ से आई आएगा। अगर मान लो आई आ गया, अब क्या है उसके बाद हमारे पास डेसोसिएशन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, एसोसिएशन आई माइनस वन अपॉन में वन अपॉन एन माइनस वन। देखो एसोसिएशन और डेसोसिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, कम से कम 5-6 तरीके से लोगों ने बताया, लेकिन मुझे जितना सिंप्लीफाई मिल सका मैंने उतना इसको सिंप्लीफाई किया। आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, आई माइनस वन इज अपॉन में वन अपॉन एन, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा एन क्या है, अरे NaCl कैसे ब्रेक होगा, NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, कितने आयन से 2, तो N की वैल्यू 2, A2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तो 2K प्लस हो जाएगा, प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, कितने आयन से 1, और ये रहा 2, तो N की वैल्यू 3। इतनी बात समझ आ गई। वाटर H2O, तो H प्लस OH माइनस, कितने 9, वाटर न्यूट्रल। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डेसोसिएशन कैसे निकालना है। अल्फा की वैल्यू है, आखिरी में जो अल्फा आएगा वही हमारा पास। अगर मान लो आपका अल्फा आता है 0.97, अगर वो परसेंटेज में पूछ रहे तो इसको कर दोगे 97%। मैंने आप लोग को सब कुछ बताया कि कैसे आप लोग निकाल भी सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, वो भी बहुत इजी है। जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे नॉन आइडियल। चलो पहले आइडियल देख लेते हैं। देखो, सॉल्यूशन विच फॉलोज और ओबेस राउल्स लॉ मींस आइडियल सॉल्यूशन। अब जो पीटी ऑब्जर्व है, मतलब जो पी ऑब्जर्व है वो पी टोटल या फिर इसके बराबर है। ऑब्जर्व का मतलब हम लोग ने पहले जो देखा कि हमारे पास जो इतने सॉल्यूशन था, ठीक है, हम लोग ने उसको ऑब्जर्व किया, अच्छा इसके वेपर प्रेशर इतने बन रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, एक पल एक मिनट लेके। जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन ए के पड़े हुए हैं और बी के पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर बनेंगे वो ए और बी के बनेंगे। जो वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे भाई वेपर प्रेशर बनेंगे। ऊपर से कंटेनर क्लोज है तो वो क्या होगा, वो वेपर प्रेशर नीचे भी आएंगे वापस। तो यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन,
रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर बराबर हो जाएगा तो वो हमारा आ जाता है किसमें, राउल्स लॉ में, यानी आइडियल सॉल्यूशन। किसमें आ जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। उसकी बात क्लियर होगी। और जो वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब जो इंटरेक्शन है ए बी के मॉलिक्यूल्स का, मतलब नीचे जो हमारे पास ए बी के मॉलिक्यूल्स हैं इज इक्वल टू ए और बी बी के मॉलिक्यूल्स, किसी की बीबी नहीं, यहाँ से नीचे के मॉलिक्यूल्स अगर वो बराबर हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास, अब एग्जांपल से ध्यान रखना जो सेम फैमिली मेंबर की होंगे। जैसे किसी की कास्ट होती है पांडे, पांडे सेम हो गया, पांडे मिश्रा, अरे ये भी सेम है, पांडे शुक्ला ये भी सेम है, समझ आ रहा है ना। तो वैसे ही जो थोड़ा बहुत सेम सुनने लगे, ब्रोमो इथेन, फ्लोरो इथेन सेम सेम लग रहा है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन का मतलब नॉर्मल चेन, तो सेम सेम लग रहा है। बेंजीन, टॉलिन, बच्चों को बहुत बच्चों को टॉलिन नहीं पता होगा क्योंकि मेरी क्लास में भी नहीं पता है, बड़े बच्चे हैं, ये होता है बच्चों टॉलिन, बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन रिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जो सेम सेम लगे वो हमारा क्या है, एज अ आइडियल सॉल्यूशन, और जो डिफरेंट लगे वो हम बताएंगे। अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिकली, हाँ बड़ा नाम भाई, ठीक है। सब में जीरो कर, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एच एंथैल्पी जीरो, डेल्टा जी और डेल्टा एस, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी गिव्स एनर्जी सुना होगा तो वो एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और वो हमेशा निगेटिव रहेगा। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और हर रिएक्शन मोस्टली स्पॉन्टेनियस रहना चाहती है, तो इसीलिए डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। अब डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ती है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिसऑर्डर होगा। अब यहाँ पे रैंडमनेस अगर बढ़ती जाएगी तो बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, समझा। चलो और फटाक से देख लेते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में यार फॉलो नहीं करेगा, तो या तो फॉलो नहीं करेगा तो या तो कभी कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, मतलब कहने का है। एक बात बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन है ए और बी के, तो कभी इसके इंटरेक्शन पुअर होंगे, वेपर के इंटरेक्शन बन जाएंगे ज्यादा और लिक्विड के कम हो जाएंगे, या फिर कभी कभी लिक्विड का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, वेपर बन ही नहीं रहा है, तो इस तरह हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब तुम पहचानोगे कैसे, और मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनिए। अगर मेरे पास, यहाँ पे ध्यान सुनिए, मेरे पास अभी एक लिक्विड है, ये इसमें मेरे पास क्या कहते हैं, लिक्विड है। अब इस लिक्विड के क्या कहते हैं, बॉन्ड बहुत वीक है। अगर बॉन्ड, एक बात बताओ, बॉन्ड बहुत वीक है, फटाक से बॉन्ड ब्रेक होगा, तुरंत क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर बन जाएगा, यानी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, फटाफट निकलते चले जाएंगे। अगर इस लिक्विड के बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड जब वीक ही नहीं हो रहे हैं, लिक्विड वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके वेपर्स बन ही नहीं रहे, नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इसका मतलब वेपर्स ज्यादा बन रहे होंगे, निगेटिव डेविएशन वेपर्स नहीं बन रहे होंगे। यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, जो पी ऑब्जर्व हम जो समझ रहे हैं कि वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, जो हम ऑब्जर्व देख रहे हैं वो पी ऑब्जर्व ज्यादा हो जाएगा, और बाकी हमारे पास जो पी टोटल था वो कम हो जाएगा। पी टोटल कहाँ था, यहाँ पे तो था, ठीक है, और यहाँ पे पी ऑब्जर्व कम हो जाएगा, पी टोटल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ए के जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से ए बी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ए बी के मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं पा रहे क्योंकि ए के इंटरेक्शन बहुत वीक है। इसी बात क्लियर। अब यहाँ पे डेल्टा बी क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना, इधर वाला ज्यादा तो इधर का मुंह कर देना, इधर वाला ज्यादा तो इधर का मुंह कर देना, बस। ये देखो इस तरह, और ये देखो इस तरह, बस। और दोनों में क्या ही रहेगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, दोनों में ही पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, हमें इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। अब याद कैसे करेंगे, देखो तुम्हें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कुछ भी मिले, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेनॉल के साथ कुछ भी मिले, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। अगर वाटर प्लस एसिड और क्लोरोफॉर्म मोस्टली मिले तो समझ लो क्या है हमारे पास, निगेटिव डेविएशन। वाटर प्लस एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी मिले तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐसा निगेटिव डेविएशन। अब तुम कहोगे सर क्लोरोफॉर्म यहाँ पे भी एडिड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेनॉल जिसके साथ भी है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। अगर क्लोरोफॉर्म और वाटर प्लस एसिड है हमेशा निगेटिव डेविएशन। अब आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आप लोग को एजियोट्रॉप के बारे में बताया, तो यहाँ पे आता है मिनिमम एजियोट्रॉप और यहाँ पे आता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप।
इसके अलावा हमें और जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, मैं आप लोग को कितने ईयर से क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक स्पेसिमेन हो गया 2023 से लेकर 25, यानी 23, 24, 25, एक ही चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड में, बोर्ड के 23, 24, क्योंकि लेटेस्ट के लेंगे, ज्यादा पीछे मत जाओ, सिर्फ टाइम वेस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 ईयर के मैंने एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन को एक जगह आप लोग के लिए लेके आके मैं आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग को आएगा नहीं यार। आप लोग को चैप्टर की सारी न्यूमेरिकल्स, कैसे उसके एमसीक्यू सॉल्व करने, कैसे असर्शन रीजनिंग करनी, कैसे है नोट, आप लोग को समझ नहीं, आप लोग को डेफिनेटली समझ आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहले तो मैंने बहुत मिनिमम लिया था कि आप लोग 50 ला सकते हो, आप लोग डेफिनेटली 50 अबव ला सकते हो अगर सही से पढ़ के चलोगे। अब इतनी बात क्लियर है। चलो अब मिलते हैं इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सर, और जल्दी से आ जाओ। So hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking Class 12 and BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप लोग को तो जैसे पता है कि ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है बोर्ड 2025 की, और इस चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग डील करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अच्छा, न्यूमेरिकल्स कौन से, या तो स्पेसिमेन होंगे और बोर्ड के क्वेश्चन होंगे 2025, 24, 26, यानी जितना भी कुछ है मैंने आप लोग के लिए लेटेस्ट उठा रखा है, तो आप लोग को कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं। और एक बात बस खुद ही सोचना कि इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन लगाना तो हमारे लिए बेवकूफी भी है, और इससे इसके अलावा हमें इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, आप लोग के पेपर नजदीक आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मैंने एक भी सॉल्व नहीं किया, मैं आप लोगों को खुद से बताता जाऊंगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान देते जाना और दिमाग खोल के एकदम बहुत अच्छे से फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये इसके बाद हमारे पास आएगा एमसीक्यू और असर्शन एंड रीजनिंग। तो मुझे नहीं लगता आप लोग को एक चैप्टर में नोट्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग के अलावा हम लोग कुछ और पढ़ने की भी जरूरत है, और कहीं और से पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर 20 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, 20 ग्राम, यानी देखो अब कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में बहुत दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ। अगर जो बहुत छोटे अमाउंट में दिया हो वो समझ लेना कि वो दिया हुआ है उस सब्सटेंस का मास, ठीक है। उसके बाद ये कितना है ये हमको समझ आ रहा है, एमएल में है तो यानी वॉल्यूम होगा, ठीक है। सॉल्यूशन इतना एटीएम दे रखा हुआ है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, इसका हेमोग्लोबिन का पूछा है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अच्छा, एक बात अब यहाँ पे खुद सोच के मुझे बताना है, अगर पाई इज इक्वल टू सी आर टी आ रहा है, यानी सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है यहाँ पे मोलैरिटी। सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हम लोग बी मान रहे हैं, मैंने आप लोग पहले बताया था, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 कर देंगे। ये सब मैंने आप लोग को नोट्स में बताया हुआ है, ठीक है। अब मास की बात कर रहे हैं, यानी m इज इक्वल टू हमारे पास 20 दे रखा हुआ। अच्छा, एक राज की बात बता रहे इधर, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत तकलीफ हो या नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट उसका अगर गिवन लिख दोगे, तो मान लेते हैं अगर ये न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क्स का होता तो आप लोग को 3 में से 1 मार्क्स मिल जाता, ठीक है। चलो अब आगे बात ध्यान देते हैं। तो मास दे रखा हुआ है, वॉल्यूम दे रखा हुआ है, ठीक है, पाई हमको दे रखा हुआ है, इसका मतलब पाई की जगह पाई इज इक्वल टू सी आर टी इतना रख दो। अब मेरे पास यहाँ पे पाई हमको मिल गया, यानी कितना हो जाएगा 0.016 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितना दे रखा, अरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये मोलैरिटी, मास अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम, ऐसे कर देते हैं भाई, वो अपॉन में ही आएगा ना। तो हमको क्या मास दे रखा है, तो 20 दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ये रखा, इनटू में वॉल्यूम हमारे पास 500 है लेकिन मिलीलीटर में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कुछ दे रखा हुआ है, आई इज इक्वल टू सी आर। अच्छा, आर की वैल्यू मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास एटीएम और लीटर में है तो हमारे पास जो चलेगा वो चलेगा 0.0821, लेकिन अगर किलो जूल वाली है वो चलेगी 8.31, ठीक है। मोस्टली ये दो वैल्यूज हैं, बाकी मोल केल्विन तो दोनों में है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0.0821 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर हमको कितना दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस, तो यानी 273 प्लस 25 हमारे पास हो गया 298, इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू में 298 ऊपर ही है, नीचे सिर्फ इतना है हमारे पास, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी मास इज इक्वल टू 20 इंटू में 1000 इंटू में 0.0821
और इनटू में 298 अपॉन में क्या जाएगा 0.016 इनटू में 500। कैलकुलेटर आप लोग के हाथ में होता है, फटाक से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर लेना, फाइंड कर लेना। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़े, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोग को पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे शो होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कैलकुलेट द नम कैलकुलेट अरे कैलकुलेट कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर एज बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे के एफ भी दे रखा है, इसका मतलब के एफ भी आएगा। चलो उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में दोनों में मोलैलिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना, पहले पहले हमको उसने बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले में सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कौन से फॉर्मूले में जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास डेल्टा टीबी, हमारे पास एक और फॉर्मूला था, क्या था, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई, टीएफ नॉट माइनस टीबी नॉट। इसका मतलब सबसे पहले आएगा टीबी, फिर आएगा टीबी नॉट, और अगर डेल्टा टीएफ वाले में बात करोगे तो क्या आएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है हमारे पास प्योर वाले का, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन का। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये है हमारे पास प्योर का, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन का। आप लोग को तरीका बता रहा हूँ किस तरह आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो इसीलिए बिल्कुल भी दिमाग खोल के अच्छे से सुनना, बिल्कुल भी अटेंटिव होकर। यहाँ पे कह रहा है सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हुआ है कितना, 100.128 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, पहली बार उसने सॉल्यूशन बोल दिया, लेकिन यूरिया इन वाटर तो भी सॉल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब डेल्टा टी भी दे रखा हुआ है। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब डेल्टा टी भी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 0.128 माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.128 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी भी आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान दो, अगर हमारे पास ये आ गया है डेल्टा टीबी आ गया, डेल्टा टीबी हमको मिल गया, के बी कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, मोलैलिटी मोलैलिटी कहाँ से रखी है, मोलर कंसंट्रेशन खुद ही सोच के बताओ यहाँ से। अरे भाई मोलैलिटी रखोगे कहाँ से, क्योंकि वो तो दी ही नहीं है। इसका मतलब m इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन में के बी, यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर, इसका मतलब सेम सॉल्यूशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। इसका मतलब मोलैलिटी जो आएगी वो आप पुट अप करोगे कहाँ पे, यहाँ वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब केएफ निकाल लेते हैं। अब केएफ कैसे निकालोगे, यहाँ पे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमको केएफ दे रखा हुआ है, केएफ नहीं दे रखा हुआ, वो डेल्टा टीएफ नहीं दे रखा हुआ, तो डेल्टा टीएफ तो यहीं से फाइंड करेंगे। केएफ दे रखा हुआ है, हाँ कितना दे रखा हुआ, इतना दे रखा हुआ, और मोलैलिटी मोलैलिटी। अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा टीएफ आता है। लेकिन एक बार बताओ डेल्टा टीएफ है क्या, डेल्टा टीएफ है क्या, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे भी तुम लोग को एक नया टर्म मिला ना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सेम सॉल्यूशन। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, इसका मतलब टीएफ पूछ रहा है, और जो टीएफ नॉट होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस दिस हो जाएगा, नहीं माइनस क्या, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टीएफ इज इक्वल टू ये इतना प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, जितना भी आप लोग के पास आए। समझ आ गई, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब वो टीएफ की बात कर रहा है। तो अगर ये कितना होगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस बात को ध्यान रखिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस हम लोग 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 373। और भी ज्यादा अगर हम लोग जाते हैं तो 273.15 होता है रियलिटी का केल्विन, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा जानते नहीं क्योंकि पॉइंट में अंदर बढ़ जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैलकुलेशन की आपके पास वो कैलकुलेटर रहेगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँ क्योंकि वो लोग फटाफट कर लोगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, कोटा दे रखा हुआ है, इसका मतलब मास दे रखा हुआ है। बैरियम क्लोराइड यानी बी अच्छा दिया हुआ है BaCl2 का, उसका मोलिकुलर मास दे रखा हुआ है। ठीक है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मैं इसको 1 लीटर भी तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ग्राम में है वैसे भी यार तुम देखो 1 ही तो आएगा, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको ग्राम किलोग्राम में चेंज कर दोगे तब भी 1 आ जाएगा। of water boils at this degree Celsius। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
यानी अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन। ये भी चीज मैंने नोट में बताया हुआ था, अगर आप लोग लिखें फिर बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से देखें। बैरियम क्लोराइड केबी फॉर वाटर 0.52, ठीक है, 1.86 का था। अच्छा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, इसका मतलब पहले आई निकालना पड़ेगा। अच्छा एन कहाँ से आएगा, एन आएगा BaCl2, तो Ba 2 प्लस हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा, लेकिन इसका 2 इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2Ba प्लस, नहीं एक, यहाँ से n इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा Ba 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इस तरह यहाँ पे एक नंबर ऑफ आयन, दो नंबर ऑफ आयन, यानी n इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका मतलब आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, इसका मतलब आई अगर हमको मिल जाए और एन हमारे पास अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी इसका मतलब अपॉन में 2 आएगा। अगर सिर्फ आई मिल जाए तो हमारा पूरा अल्फा आ जाएगा। आई कैसे निकालेंगे, यहाँ से डेल्टा टीबी वाले फॉर्म में, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम इंटू में आई। अब मोलैलिटी कहाँ से आएगी, हमारे पास मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमको दे रखा होगा 12.48 अपॉन में 1000, यानी हम उसको 1 मान लेते हैं, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा केबी, केबी हमको दे रखा हुआ है, यानी डेल्टा टीबी निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से देखो डेल्टा टीबी में खेल देखो, बैरियम क्लोराइड इन 100 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी बैरियम क्लोराइड तो हमको दिया हुआ है, यानी एक बैरियम क्लोराइड एक सॉल्यूट है और वाटर में, यानी वो सॉल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब फिर से ये क्या है, हमारे पास डेल्टा टीबी नहीं है। यहाँ से क्या है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी, यानी आपके पास ये दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा 373.0832। अब की बार कैल्विन में दे रखा होगा, इसका मतलब जो डेल्टा टीबी है वो भी हम लोग 373 लेंगे, जैसे भी आप लोग को मैंने ऊपर बताया था। तो जितना आंसर आएगा वो डेल्टा टीबी आएगा, फिर उस वाले फॉर्मूले में पुटअप करोगे, वहां से आई निकालोगे, जैसे ही आई आ जाएगा तो अल्फा वाले फॉर्मूले में आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन रखोगे, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, बस बात खत्म। अगर परसेंटेज पूछेगा, मान लेते हैं आपका आंसर आ रहा है 0.9, ठीक है, तो आप लोग का ये अल्फा आ रहा है, तो इसी को परसेंटेज में कर दोगे 98। देखो कितनी बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी देखो अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना, फिर मैं आप लोग को हेल्प पूरी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जॉन was making noodles in boiling water when he added common salt। अरे उसने NaCl डाल दिया, वाटर था, सॉल्यूट था, वाटर में डाला, सॉल्यूशन बन गया। देखो ये सब लाइन में इतना मत जाना, बहुत घुमाव रहती है, डायरेक्ट के नंबर्स पकड़ना। तो 15 ग्राम नहीं यार, नंबर्स पकड़ना गलत है। तो 15 ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। NaCl की बात कर रहे हैं 200, यानी ये तो सॉल्वेंट हो गया। अरे ये तो सॉल्वेंट है, वो ग्राम है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलैलिटी आ जाएगा। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब टीबी पूछ रहा है, इज इक्वल टू माइनस टीबी नॉट करके हम लोग डेल्टा टीबी निकालेंगे। अब ध्यान रखो, मतलब हम लोग का पहले डेल्टा टीबी कुछ ना कुछ आएगा, तो दैट NaCl डिसोसिएट कंप्लीट इन वाटर, NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब आई की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होता है कम हो जाता है। तो मोलिकुलर मास दे रखा हुआ है, तो आप लोग खुद से ट्राई करो, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ से हम लोग क्या करना है, क्या पूछ रहा है डेल्टा, तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी मैं आप लोग बता देता हूँ, तो ट्राई करना खुद से, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। माइनस टीबी नॉट है, यहाँ से क्या हो गया हम लोग को ये और ये, हमको इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट हमको ये फाइंड, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फॉर्मूला कहाँ से आएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू ए बी इंटू में मोलैलिटी इंटू में 1। अब कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो हम लोग मतलब नहीं, यहाँ पे m क्या रखेंगे मोलैलिटी, यानी 15 अपॉन में 250 इंटू में 1000 हो गया। ए भी हमको दे रखा हुआ 0.512, ठीक है। अब क्या हम लोग को चाहिए डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी हम लोग कहाँ से लाएंगे, डेल्टा टीवी तो हम लोग को निकालना है, और आई की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, आई की वैल्यू हम लोग की रख लेंगे NaCl कितने में डिसोसिएट होगा, NaCl 12, यानी NaCl की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो बस खत्म हो गया, आप लोग इतना सिंपली आंसर पूरा डेल्टा टीवी आ जाएगा। अब उसमें से क्या करना, माइनस करना, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस करना, आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, चलो आगे बढ़ते चलो, इतनी बात आप लोग को समझ आ गई, तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को डेल्टा टीवी है जो कि हमारे पास आ जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टीवी आ जाएगा, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है।
SA/TF है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रहता है। ध्यान रखना, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं और ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नहीं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द मोलर मास कैलकुलेटेड थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन सम टाइम। अच्छा, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को जानबूझ के टर्म देते हैं आप लोग, सिर्फ इसको आई, ठीक है। अच्छा, मोलर मास के टर्म दे रहे हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के टर्म में दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका मतलब जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है वो अंडर एसोसिएशन है या एसोसिएशन केस में, और कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में पूछ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो हम लोग ने नोट्स में पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास था ऊपर जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था NCP वाला टर्म, वो सॉरी नॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था, और नीचे क्या था हमारे पास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये बात याद है कि नहीं थी? और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता था तो ये चीज ट्विस्ट हो जाता था, तो यहाँ से मतलब हमारा आई आएगा। तो इसका मतलब हम लोग को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर इसका जैसे क्वेश्चन नंबर पहले वाले का है, तो अगर हम लोग आई फाइंड करना है तो हमारे पास जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग को दिया होगा, कितना दिया होगा, 58.5, यानी आई इज इक्वल टू 58.5 रख देंगे, और नीचे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हमारी आई की वही एक वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरी में हमारे पास क्या रहेगा, हमको जो ऑब्जर्व किसका है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कितना हो जाता है भाई, एसिटिक एसिड यानी खुद ही सोचो, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है, लेकिन ये क्या कर जाता है, एसोसिएट कर जाता है, पूरा डाइमराइज हो जाता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, यानी हो जाता है 120, यानी आई इज इक्वल टू 120। अब इसका नीचे वाला जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, हम लोग यहाँ कर देंगे, समझ आया नहीं है, रुको रुको एक एक भाई एक बार मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को जब नोट में पढ़ाया था, ये देखो, हाँ ये देखो, हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम लोग को ये पता है NaCl का कितना है 58.5, एसिटिक एसिड का कितना है 120, यानी एक बार आई की वैल्यू इसकी रख के NaCl के लिए फाइंड करेंगे, एक बार आई की वैल्यू 120 रख के नीचे वाला जो हम फाइंड करेंगे तब आई की वैल्यू आएगी। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब डिसोसिएशन, अगर 1 से कम आती है एसोसिएशन। इतनी बात है, चलो अब आगे ध्यान दें कैसे फाइंड करना है, वो तो आप लोग को आ ही चुका है मेरे। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो पहले थर्ड पार्ट सुन लो, बहुत इजी है ये भी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वाटर ऑब्जर्व, ठीक है, प्रोवाइड अ रीजन टू एक्सप्लेन द अबव ऑर्डर अरेंजमेंट इज करेक्ट और नॉट। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि क्यों, ट्राइफ्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, और फिर एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो हमारे डिपेंड कर जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, ठीक है, इसकी बात भी ध्यान रखना, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको याद करनी चाहिए अभी के लिए, याद कर लीजिए एग्जाम आ रहे हैं तो उतना ज्यादा वो मुश्किल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, यानी किस पे डिपेंड कर रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी वो बढ़ जाएगा, और बाकी वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो एसिटिक एसिड का मतलब इतना होता है, ये होता है एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी H हटते जाएंगे उसकी जगह क्लोरो लग जाएगा, ट्राइक्लोरो यानी इस तरह Cl 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 Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, इस तरह, ये होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। जितना ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा होगा, तो उससे कम क्लोरो, और यहाँ पे देखो है ही नहीं, तो अब बात समझ आ गई, ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। तो यानी ये ऑर्डर भी करेक्ट है, और ये डिपेंड करता है किस पे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पे, और किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे ध्यान दें, अब यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट एबनॉर्मल मास, यानी हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से फाइंड करना है सबके लिए आई फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा सब के एफ के फॉर्म में चल रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी इंटू में आई,
क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। इसका मतलब ये पूरा इधर रहेगा। चलो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ से हमको देखो मास दे रखा हुआ है, यानी 100 ग्राम दे रखा हुआ है, यानी यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी। अब मैंने आपको पेपर निकालने बताया, वो अपने आप से ट्राई करेंगे। तो 5.85 डिवाइड बाय 58.5, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनटू में क्या हो जाएगा 250, नीचे वो हो जाएगा सॉल्वेंट, ऊपर 1000 हो जाएगा, क्योंकि उसको किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास केएफ दे रखा हुआ है, केएफ दे रखा हुआ है NaCl ऑफ वाटर कंटेनिंग NaCl ऑफ वाटर, यानी इन वाटर, यानी हमको क्या दे रखा हुआ है, हमको फिर से ये दे रखा हुआ है डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF नॉट माइनस TF। यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमको कितना दे रखा हुआ, प्योर का 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस का हो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3.348 हो जाएगा, यानी डेल्टा TF अब हमें अगर निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3.348, यानी माइनस का साइन बस कट जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा TF आ गया, सब कुछ आ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आई आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एसिटिक एसिड का। सिमिलरली हम लोग सेम ऐसे एसिटिक एसिड का फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दोनों आ जाएंगे। अब हम लोग के पास क्या है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास जैसे ही हम लोग का ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ आए, इसका मतलब जैसे ही हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, इसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो हम लोग ने नीचे फॉर्मूले में देखा था, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग आई फाइंड कर लेंगे, यहाँ से ऊपर नॉर्मल, नीचे ऑब्जर्व, दोनों का रखेंगे। अगर 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन, 1 से कम है डिसोसिएशन। बाकी मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अरे उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, यानी m पूछ रहा है। अरे बता देंगे यार, बहुत इजी है। इसका मतलब डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू में m। अच्छा, यहाँ पे देखो कह रहा है दैट एस्कॉर्बिक एसिड डू नॉट एसोसिएट और एसोसिएट। इसका मतलब ना ही डू नॉट एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो 1 है। क्यों, ना ही एसोसिएट हो रहा है, ना ही डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई। डेल्टा TF डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, अरे 1.15 दे रखा हुआ, TF दे रखा हुआ, अरे दे रखा हुआ 3.9 दे रखा हुआ, इनटू में मोलैलिटी, अरे हाँ मास है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 1.2 है, इनटू में उसका सॉल्वेंट का ग्राम दे रखा है, ऊपर 1000 करनी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आप लोग का सीधा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी, चलो ये भी ट्राई करना जल्दी से। तो देखो न्यूमेरिकल्स इसीलिए मैंने वही उठाए हैं। अब आप लोग को यहाँ से ये भी देख के पता चल रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले से बार बार पूछ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे यानी पाई इज इक्वल टू CRT, इसके अलावा तो कुछ देखना ही नहीं। पाई की वैल्यू दे रखी हुई है 8.21। ठीक है, फिर हमको क्या दे रखा हुआ है, हाउ मच ग्लूकोज इन ग्राम पर यूज पर लीटर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन so that it is isotonic with blood। आइसोटोनिक यानी कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, बराबर है। हाइपोटोनिक एक तरफ ज्यादा होता है, एक तरफ कम होता है। हाइपोटोनिक उल्टा हो गया। अच्छा, यानी हमसे मास पूछना, अरे बहुत इजी निकाल देंगे ना। तो हमारे पास पाई इज इक्वल टू, यानी हम लोग क्या कर लेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8.21 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यानी मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमको कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है, इसका मतलब वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, और यहाँ पे क्या है भी पर लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0.081 लेंगे, इंटू में 37 डिग्री सेल्सियस, 27 होता तो हमारे पास 300 हो जाता, 10 और बढ़ के इसका मतलब 310 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ग्लूकोज का मास आ जाएगा। अब ये भी बहुत ईजी है, कर लोगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, when 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, अच्छा यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया है, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू में m। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बेंजोइक एसिड पूछ रहा है, बेंजोइक एसिड यानी वो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन शो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो अल्फा रहेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, भाई एसोसिएशन देखो, मैंने देखा ही नहीं था, फिर भी मैंने आप लोग को बोल दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, जहां बेंजोइक एसिड है, जहां एसिटिक एसिड है, जहां बेंजीन है, सिमिलरली एसोसिएशन ही होगी। तो यानी यहाँ पे अल्फा हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा I-1 अपॉन में 1 अपॉन m माइनस, सिंपल ना यार। तो 2 ग्राम दिस इतना दे रखा हुआ है, अरे हमको KF भी दे रखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, तो परसेंटेज एक बार निकाल के बताओ यार, आई यहाँ से आ जाएगा,
जैसे ही आई आ जाएगा वहां से एन हमारे पास आ जाएगा। बस मुझे करके बताना आता है कि नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना जरूर। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। The solvent molecules move from solutions lower concentration to higher concentration through osmosis. Osmosis की definition ही यही होती है। Someone remove the outer shell of two different eggs while cooking, then place one egg in pure water and the other egg in solution of glucose. What queen is likely to observe the actual few hours? ठीक है। Which solution is hypertonic or hypotonic? Solution the amount of solution is quantity low. 5 gram of 5% aqueous solution of glucose. Molecular mass दे रहा है इस आइसोटोनिक। अच्छा आइसोटोनिक दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें phi 1 इज इक्वल टू phi 2 दोनों बराबर है। इसका मतलब खाली कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और आर जो होगा वो बराबर होगा। अब यहाँ पे सी टी यानी आर और आर टी कैंसिल हो गया। सी हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमें मास दे रखा हुआ है 5%, दोनों का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 180 हो जाएगा। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 180 है, इज इक्वल टू, अच्छा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो W अपॉन 166 हो जाएगा। बस बात करें, समझ रहे नहीं है, एक बार फिर से करें तो देखो कैसे, phi 1 इज इक्वल टू phi 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी W अपॉन मोलिकुलर मास इज इक्वल टू W अपॉन मोलिकुलर मास, मोलर मास पूछ रहा है यानी ये पूछ रहा है, ये दोनों हमको दे रखा हो। देखो 100 नीचे 5% यानी 100 ग्राम नीचे 5 ग्राम दिया हुआ है अपॉन 180 दिया हुआ है इज इक्वल टू ये 1.66 दिया हुआ है और इसका मोलिकुलर मास हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों सॉल्यूशन की। यहाँ पे देखो पहली बात अगर फ्यू आवर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो आउटर शेल है वो 2 डिफरेंट eggs each while cooking at home he then placed one egg in pure water। अच्छा उसमें जैसे प्योर वाटर डाला, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उसने डाइल्यूशन नंबर ऑफ बढ़ाया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट नहीं है, इसका मतलब जो वाटर जो उसके यहाँ से क्या करेगा वो बर्स्ट करेगा और वो श्रिंक कर जाएगा। और जो अदर सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, सुक्रोज है, इसका मतलब यहाँ पे यूरिया सुक्रोज यानी यहाँ पे बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर वर्क नहीं करेगा, यानी यहाँ पे एबनॉर्मल मास वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो रहेगा वो हाइपरटोनिक रहेगा। सॉल्यूशन क्या रहेगा, हाइपरटोनिक रहेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of solution at this found to be 18। अरे 5 भी रखा हुआ है इक्वल टू C इंटू R। कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, यानी हम फिर ऊपर 1000 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लीटर में चेंज करना है। तो ग्राम दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑस्मोटिक मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, सब कुछ दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है एटीएम लीटर मोल और केल्विन, क्योंकि मैंने सबको बता रखा है जितनी भी हमारी आर की यूनिट रहेंगी मोल और केल्विन में कैसे, ठीक है। इसी बात चलो चलो इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12, अरे ये तो वापस से वही हो गया, अरे मतलब BaCl2 वाला जो अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर किया था 373 वाला, मतलब देखो एक क्वेश्चन रिपीट भी किया। तो अब इतना काम आप लोग का है कि इसको अच्छे से लगाना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना इन न्यूमेरिकल्स को। मैंने आप लोग को नोट्स भी बताए हैं, नोट्स भी अच्छे से लगाना, एक एक क्वेश्चन को लिखना, अपने पास वीडियो पॉज करना, उसको लगाना, नहीं समझ आता तो सॉल्यूशन को देखना। देखो मैंने सॉल्यूशन जानबूझ के सॉल्व नहीं किया, वरना आप लोग की नजर उसी पर रहेगी सॉल्यूशन पे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिखोगे और उसी सॉल्यूशन को छाप करके या फिर देख करके समझ के करोगे। ऐसे जो मैंने बताया है वो सुनोगे और फिर उसको करोगे, जिससे आप लोग के प्रिपरेशन और न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाने की हैबिट बनेगी। एग्जैक्टली। अब इसके बाद वाली वीडियो में जैसे हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजनिंग, क्या करेंगे एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजनिंग, कौन से सॉल्यूशन करेंगे। फिर इसके बाद ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, फिर केमिकल करेंगे। तो आप लोग खुद ही सोचो जब इतना कर रहे हैं तो हम लोग का फिजिकल तैयारी बहुत अच्छी तैयारी। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अमेजिंग एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजनिंग के साथ। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स हम लोग ने दोनों को कवर कर लिया, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से जाओ उस वीडियो पे देख के आओ। अब क्लास 12 प्रिपरेशन बोर्ड 2025 सॉल्यूशन असर्शन रीजनिंग स्पेसिमेन पेपर। अच्छा इसमें से भी मुझे जितने एमसीक्यूज मिल सकते थे या फिर जितने असर्शन रीजनिंग मिल सकते थे, अब खुद ही सोचो यार, कभी कुछ चैप्टर से आ रहा, कभी कुछ चैप्टर से आ रहा, कभी कुछ चैप्टर से आ रहा। अगर इसमें से भी आएगा तो मोस्टली सिर्फ 5 ही आ पाएगा, ठीक है, और जरूरी नहीं कि 5 हो, तो इसमें से मुझे सिर्फ 3 या 2 ही मिले, इससे ज्यादा नहीं मिल पाए।
तो मैंने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किए हैं जिससे आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर। लोवेस्ट वेपर प्रेशर, इसका मतलब वेपर प्रेशर अगर लोवेस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो जाएंगे उतना ज्यादा उसका लोवेस्ट वेपर प्रेशर हो जाएगा, इसका मतलब उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो एक और एक, दो नंबर ऑफ आयंस। K2SO4 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने हैं 1, कितने हैं 2, यानी 3 नंबर ऑफ आयंस। ग्लूकोज और सुक्रोज ये दोनों हमारी क्या रहेंगी, 1 ही रहेंगे, क्योंकि ये नाइदर डिसोशिएट और नॉ ही एसोसिएट हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ आयंस इसके ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा था ना कि मुझे जितना ज्यादा स्पेसिमेन पेपर और बोल्ड पेपर में से क्वेश्चन मिल सके उतनी मैंने लिए थे। तो मुझे इसमें भी एक क्वेश्चन मिला था आइडियल सॉल्यूशन में। तो आइडियल सॉल्यूशन का एक आंसर मुझे खुद दिख रहा है अपने आप, हेक्सेन और हेप्टेन। तो मैं बता रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे भी गए, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज उठाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर इज डिसैलिनेटेड टू गेट फ्रेश वाटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, सी वाटर जो है वो डिसैलिनेटेड। अब जिसको इसका मतलब पता होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगा रुक जाएगा। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो सॉल्ट वाटर होता है उसको, उसमें से जितने भी मिनरल सॉल्ट होते हैं उसको रिमूव करना। इसका मतलब मिनरल सॉल्ट को रिमूव करेंगे, इसका मतलब उसके पास सॉल्ट थे। ये बात होगी मोस्टली कहाँ पे, सी वाटर की। अब सी वाटर में से जितने भी अगर हम लोग सॉल्ट है उसको रिमूव करके हम क्या बनाएंगे, फ्रेश वाटर। ठीक है, इसका मतलब फ्रेश वाटर से सी वाटर तक जाना वो तो ऐसे रेगुलर जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता रहेगा, ऑस्मोसिस होता रहेगा। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा हम लोग करेंगे, सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। इसको तुम लोग ऐसी बात समझ सकते हो जैसे तुम लोग सीव जानते हो। अगर हम लोग क्या कहते हैं, वाटर मतलब जो होल्स होते हैं, अगर उसके थ्रू वाटर आ रहा है, वो सीव से थ्रू वाटर आ रहा है, तो ये हमारा ऑस्मोसिस। लेकिन उसी सीव से अगर हम लोग वाटर लेना ऊपर स्टार्ट करें तो रिवर्स हो जाएगा। तो सिमिलरली वही सेम प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस का भी। रिवर्स ऑस्मोसिस से इतनी बात है, जितना भी ऑस्मोसिस है उसका जस्ट उल्टा कर देना, उसको रिवर्स कर देना, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। वैसे भी जो ऑस्मोसिस होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। तो यहाँ पे when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea by reverse osmosis। ठीक है, इस बात को आगे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का मतलब यहाँ पे, अच्छा हम 100 ग्राम अगर लें तो 100 ग्राम में 5 ग्राम प्रेजेंट है, इसका मतलब 5 ग्राम में 342 ये हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास अगर हम लोग कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कौन सी है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी है यानी ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने ओपन कर दिया, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। हमें वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम हम कहाँ से 5/342। अब जब हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो यानी हम लोग छोटी वाली यूनिट लेंगे, तो हम लोग 100 मिलीलीटर लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। इसका मतलब 5/342 इंटू में 0.1, ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 1। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन 2 निकालना है क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 1 दे रखा हुआ है। अभी बताओ अगर 1 दे रखा हुआ है इसका मतलब फिर हम सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखो कौन सा कह रहे हैं, आइसोटोनिक, यानी दोनों कंसंट्रेशन क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा, जो उसका वॉल्यूम रहेगा, वो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब π1 इज इक्वल टू π2 हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। अब R भी सेम रहेगा, T भी सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। C1 हम लोग ने फाइंड कर लिया है कितना, 5/342 इंटू में 0.1, ये हमारे पास आ जाएगा C1, यहाँ पुट कर देंगे। अब C2 कैसे निकालेंगे, तो 1% अपॉन में हम लोग वॉल्यूम का मॉलिक्यूलर मास, हमें वही तो नहीं पता है क्योंकि उसका मास दिया होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मतलब उसके बगल में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। क्लियर है सभी को, क्लियर है, क्योंकि वॉल्यूम कितना था हमारे पास, 0.1 लीटर, क्योंकि 100 ml अपॉन
तो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 0.1, यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा यानी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, एक्सेप्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो आप लोग फाइंड करके मुझे बताना आप लोग का आंसर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं 2 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू गेट शुगर सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सम एडिशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा जाहिर सी बात है, हम अगर वाटर में कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस नहीं गलत, बोल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज गलत, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इतनी बात ये तो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में। अब अगर हम लोग मेथड के फॉर्म में देखें, मेथड के फॉर्म में इस हो जाएगा कि हमारे पास अगर मान लो कोई लिक्विड है उसमें हम लोग ने क्या कहते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर है, शुगर प्लस वाटर, पहली बात ये हमारे पास निगेटिव डेविएशन, कैसा है निगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के लिक्विड के अब ये ब्रेक हो ही नहीं रहे, तो इसके लिए मुझे बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिल्स, द फिनोमेना इन्वॉल्व द प्रोसेस। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी है जो कि क्या कहते हैं स्प्रिंकल सॉल्ट यानी स्नो को क्लियर करने में मदद करती है। तो बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड जो एरिया रहते हैं और जिनकी मान लीजिए ये किसी का घर और है, ठीक है, अब उसके सामने उसकी कार खड़ी है, तो क्या सही कार, अब लेकिन उसके आगे बहुत सारी बर्फ है, तो अगर उसको हटाना होता है तो जैसे होता है एरिया जहाँ पे वो स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है स्नो जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, क्या हो जाती है मेल्ट, मेल्ट होने की वजह से फिर गाड़ी जो थी इजीली निकलती क्योंकि वो उसका जो स्नो का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देते हैं इसलिए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of phenol and aniline shows negative deviation from Raoult's law in case negative deviation from Raoult's law, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है फिनॉल और एनिलीन ये हमारे नेगेटिव डेविएशन ही शो करेंगे, अगर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो इसका मतलब जो इसके बीच की जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है, ठीक है, और जो ए बी के फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ए बी के फोर्सेस मतलब जो वाटर की जो फोर्सेस हैं ए और बी के वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से क्या कहते हैं वो ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा तो वो क्या हो रही है वेपन नहीं फॉर्म हो रही, तो इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फिनॉल और एनिलीन, इसका मतलब यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजनिंग करेक्ट है। द सॉल्यूशन शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मैक्सिमम बॉइलिंग एरिया को, लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, अरे एक पॉजिटिव था नॉन आइडियल में, एक हमारे पास था नेगेटिव था, जो पॉजिटिव वाला था वो मिनिमम था और जो नेगेटिव वाला था वो मैक्सिमम था, यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ये तो पहले ही गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पे असर्शन हो गया है फॉल्स हो गया, और यहाँ पे कह रहा है 95 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज मैक्सिमम बॉइलिंग एरिया ऑफ ये भी मिनिमम होगा, यानी दोनों भी मेरे पास क्या रहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than this और vapor pressure of water this। अब ये वाला एक बार आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अगर आप लोग बता मुझे पता कर रहे हो तो बताना, नहीं तो मैं इसकी थोड़ी सी भी मैं आप लोग को हिंट दे दे रहा हूँ, इसकी सिंपल सी हिंट ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि पहली बात इसमें लेस देन बताया, इसका मतलब ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है तो इसका मतलब अगर हम लोग वाटर में कुछ भी ऐड करेंगे सॉल्यूट एक्चुअल तो उससे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा। अब आप लोग मुझे बताना इसका असर्शन रीजनिंग का मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अरे जिसकी जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में टूटेगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो एनी हो गया 1 2 हो जाएगा, Na2SO4 तो 2 Na प्लस प्लस 1 SO4 2 माइनस, यानी यहाँ पे 3 हो गया, KNO3 में 1 और 1 हो जाएगा यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, NH4 NH3 में यहाँ पे 1 और 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपी कॉन्सेप्ट, अरे इबिलियोस्कोपी चलो ले लेते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाता है केजी हो जाता है, ठीक है, यानी हम क्या ले लेंगे मोल ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी हमारे पास केल्विन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी
अपॉन में एम के जी हमारे पास है के, ये हमारे पास हो जाएगा मोल, और नीचे हो जाएगा हमारे पास के जी, यानी ये ऊपर जाएगा तो के मोल इनवर्स और हमारे पास के जी, ठीक है, यानी मोलैलिटी इनवर्स। तो मोलैलिटी इनवर्स देखो इसमें है और इसमें है, तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे भी हट जाएगा। देखो के जी के मोल इनवर्स, के जी मोल इनवर्स, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मान लो को कह रहा है 50, इसमें कह रहा है वांट हाउस फैक्टर की वैल्यू आई हमारे पास इसके बराबर कितनी होगी। अच्छा के 4 है, तो यानी 4 के प्लस है प्लस, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन कंपाउंड वाला है, तो यानी ये 1 ही रहेगा, यानी टोटल नंबर 5 आयन है। 5 आयन देख लेते हैं, 2Al प्लस प्लस 3SO4 माइनस, यानी टोटल यहीं पे 5 आ गया, हमको तो बाकी ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। और एमसीक्यू, तो देखा टोटल हम लोग ने 15 एमसीक्यूज यानी असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज किया। तो आप लोग को भी आई होप समझ आएगा कि कैसे एमसीक्यूज और कैसे असर्शन रीजनिंग आता है। देखो असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो 1 मार्क्स के रहेंगे। तो आप लोग को मेथड जानना है कि कैसे करना है। अब अगर आप लोग को मेथड पता चलेगा तो आप लोग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाय।